हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन दी चैनल। अभी हाल फिलहाल में यानी कि कल ही आप लोगों के जो है सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम डेट रिलीज़ किया गया है और एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका 5 अप्रैल अनाउंस हो चुका है। अब ऐसे में ये हमारा नोटिफिकेशन कब आया, कितना हमें समय मिला इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, और साथ ही में अब क्योंकि अगर मैं आज का दिन यानी कि 29 अप्रैल को ऐड कर लूँ, जो कि अब ऐड करने का मतलब नहीं, तो हमारे पास बचते हैं लास्ट के 6 डेज़। तो ये लास्ट के 6-7 दिन की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हमें ऐसा करें, क्या हम इन लास्ट के 6-7 डेज में करें जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकें। तो चलिए बिना विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का ये सेशन मैं शुरू करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आप हमेशा इस तरह की चीज़ों से नोटिफाइड रहें, आप हमेशा वेल अपडेटेड रहें और कुछ भी अपॉर्चुनिटी है कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो। तो मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके साथ साथ अगर इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और ये सेशन बहुत एक ब्रीफ छोटा सेशन होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही में उसके बाद कोई डाउट आता है तो मुझे ज़रूर आप पूछ सकते हैं। अब ये जो हमारा सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आप लोगों का रिलीज हुआ था 30 जनवरी को, यानी कि 30 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक आपके पास मौका था इस फॉर्म को फिल करने का। और उसके बाद ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको बताया गया था कि डाउनलोड ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड या जो आपके एग्जाम डेट्स होंगी वो बाद में बताई जाएंगी, जो कि आपकी कल बताई गई है। दैट मीन्स 28 मार्च को आपकी इन डेट्स के बारे में बताया गया है। नाउ अब अगर हम देखें तो हमारा जो एग्ज़ाम का जो डेट आया है ना, एग्ज़ाम डेट जो आपकी आई है वो आई है 29 सॉरी 5 अप्रैल, है ना। एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है 5 अप्रैल। ये बड़ी जानकारी है हमारे सामने, और इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अब हमें तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है अपनी सिलेक्शन प्रोसेस को वापस से समझना। जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप जॉब करेंगे, उसके लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना है। और सिलेक्शन प्रोसेस कहती है कि ऑनलाइन टेस्ट में आप क्वालिफाई करें और सारे सेक्शन में क्वालिफाई करने के साथ साथ आप ओवरऑल एक अच्छा नंबर लेकर आएँ, ताकि आप मेरिट में आ सकें। और मेरिट में आने के बाद आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू में पास होना है और आपकी फाइनल मेरिट बनेगी आपके मार्क्स से और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यही है कि सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, सेम डे पर होगा, और उसके साथ साथ आपका होने वाला है पर्सनल इंटरव्यू। आगे बढ़ते हैं, हमारा एग्जाम पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो दिस इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन, जहाँ पे इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, कोई क्यूआरई यानी कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आपके सब्जेक्ट्स हैं। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस इज ऑल्सो देयर। लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस जो है वहाँ पे बहुत क्लोजली, बहुत क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है इट इज़ इन रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी कि बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दीज फोर जो आपके दिए गए हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं ईच। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपका बैंकिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाएगा, वो सबका मिला के 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हर जगह पे हैं और 30 मार्क्स इट विल कैरी। सो 1 क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। नाउ केवल इंग्लिश का पेपर आपका इंग्लिश में होगा, बाकी सभी पेपर यानी कि क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस विल बी आस्क्ड इन बाइलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका एग्जामिनेशन आएगा। इंग्लिश पेपर के अलावा बाकी सारे आपके इंग्लिश, हिंदी बाइलिंगुअल होंगे। आपके पास ऑप्शन होगा चूज करने का, जिस भाषा में आप आंसर करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप आंसर करना चाहते हैं, आप चूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, तो ये टोटल आपके 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के हैं, और इसके लिए आपको मिलेगा सेक्शनल टाइम। सेक्शनल टाइम अपने आप में एक जो है एक कंपटीशन बढ़ा देता है। सेक्शनल टाइम का मतलब है कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सॉल्व करने के लिए केवल 25 मिनट का विंडो मिलेगा। 25 मिनट जैसे ही आपके पूरे होंगे वैसे ही आपका जो सेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, और सेक्शन आपका चेंज हो जाएगा क्वांट में, और क्वांट के लिए वापस आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा। फिर आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा रीजनिंग में, और रीजनिंग के लिए वापस से आपको 25 मिनट्स का टाइम, एंड देन लास्ट में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, जिसके लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो टोटल आपको जो टाइम मिल रहा है वो है आपका 25 + 25 + 25 एंड 15 मिनट। तो ये आपका एग्जाम होगा। हालांकि अगर मैं इसके टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग बहुत बेकार नहीं है, क्योंकि आपके पास इन तीनों सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश
और इंग्लिश में आपको सॉल्व नहीं करना है, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आंसर करना है, वेदर यू नो द आंसर और यू डू नॉट नो द आंसर। आपको ऐसा कुछ वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, यानी कि सॉल्व में हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, वो टाइम आपका बचेगा। तो इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 25 मिनट्स का टाइम काफ़ी है। देन बात की जाए जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में भी केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। तो टाइम यहाँ पर भी नहीं लगेगा, 15 मिनट्स का टाइम यहाँ पर भी आपके लिए सफिशिएंट टाइम है। बात आती है आपके सॉल्व करने वाले सब्जेक्ट्स की, यानी कि क्वांट की और रीजनिंग की। अब जब क्वांट और रीजनिंग की बात की जाएगी, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ के सीधे आंसर नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने में हमारा टाइम जाता है। तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके 30 क्वेश्चंस होंगे क्वांट में भी और 30 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग में भी। तो यहाँ 25 मिनट का टाइम है, ये आपको कम लग सकता है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होनी चाहिए, बहुत स्ट्रेट होनी चाहिए कि मैं उन्हीं क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करूंगी या करूंगा जो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हैं, डुएबल हैं। तो 25 मिनट्स का टाइम आप ईजिली बहुत अच्छे से अपना क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि आपके 25 मिनट का टाइम कुछ सही सॉल्व करने में जाए, कुछ गलत, यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको एक्चुअली नहीं बन रहा है, उसको आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे आपका समय जो है, टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब ये सारी स्ट्रैटेजी हम कैसे फॉलो करते हैं एग्जाम में? इज़ इट जस्ट पॉसिबल कि हम ये एक दिन में सीख जाए, या एक रात में हमने अपने माइंड मेकअप कर लिया और एग्जाम में जाके हम वैसे उतार देंगे? ऐसा नहीं होता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आता है इसका दूसरा सेक्शन, वो है आपका क्या, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके अंदर आपसे जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ये इंग्लिश का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए आपको टाइप करके इसके आंसर्स लिखने होंगे। और 30 मार्क्स के दोनों टोटल मिला के आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका लेटर राइटिंग है एंड ऑल्सो यू हैव एसे राइटिंग। लेटर और ऐसे दोनों राइट आपको करना होगा, जिसके लिए आपको फॉर्मेट जानना ज़रूरी है, जिसके लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, और जिसके लिए आपके पास एक आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग, यानी कि हाउ वेल यू आर एबल टू राइट और प्रेजेंट योर व्यूज़ ऑन सम टॉपिक ऑन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं, जब आप राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ों का जो है ध्यान रखना होगा। एक कि आप लिखते किस तरह से, हाउ वेल यू आर प्रेजेंटिंग योर डेटा, और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू राइट। आपके पास कंटेंट है भी या नहीं है उस बारे में लिखने का। कंटेंट होने के लिए ज़रूरी है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपका आएगा, जिस पे ऐसे आएगा, जिस पे आपको अपना लेटर राइटिंग करना है, उसके बारे में आपको जानकारी हो, उस कंटेंट को आप जानते हो, उससे उससे रिलेटेड आपके पास डेटा हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है, और यहाँ पे आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अच्छी बात यह है कि हमारे इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आपको जनरल अवेयरनेस और आपके जो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट्स है वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, वो ध्यान रख सकते हैं आप। नाउ कट ऑफ स्कोर्स जो होंगे, कट ऑफ स्कोर्स के बारे में मुझे लगता है कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी समझती हूँ कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, एंड ऑल्सो अ मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। यहाँ पे ये बात अगर मैं और इलेबोरेट मैनर में बताऊँ तो इट इज़ लाइक कि आपको इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में मिनिमम स्कोर गेन करना है, ताकि आप इन चारों सब्जेक्ट को सेक्शन वाइज क्वालिफाई कर सकें। अब जब आपने इन सबको, इन चारों को, और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के डिस्क्रिप्टिव पेपर को सेक्शन वाइज, यानी कि मिनिमम आपके हर सेक्शन में इतने नंबर आए कि आपने उस सेक्शन को क्वालिफाई कर लिया है, जैसा कि डिसाइड किया जाएगा, और वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपका बैंक डिसाइड करेगा, वो पहले से बताए नहीं गए हैं। तो अगर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आ जाते हैं, तो फिर आपको अपना स्कोर और इंक्रीज़ करना है, ओवरऑल आपको एक अच्छे नंबर लेकर आने, ताकि आप शॉर्टलिस्ट किए जा सके फॉर इंटरव्यू, राइट। तो ये है सारी प्रोसेस आपके सिलेक्शन की। अब लास्ट, नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड। अब ये बात है कि हम क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें कि हम बेस्ट कर सके अपने इन 5-6 डेज जो हमारे पास बचे हैं, इनको हम बेस्ट यूटिलाइज कर सके। देखिए, जितनी हमने पढ़ाई करनी थी, जितनी हमने तैयारी करनी थी, अब तक हमने काफ़ी कर ली है। अब ये जो 5-6 डेज का टाइम है, इसमें आई विल सजेस्ट कि इस समय आप एक तो रिवीजन में चले जाएं, है ना। आप जो आपका जीए वाला पार्ट है उसका आप रिवीजन करना शुरू करें, रादर देन डूइंग न्यू थिंग्स। कुछ नया पढ़ने से पहले आपको अब रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने भले ही थोड़ा पढ़ा है, बट इट हैज़ टू बी कॉन्क्रीट, राइट।
तो यहाँ रिवीजन करें, और जो आपका क्वांट है और जो आपका रीजनिंग है और साथ ही साथ जो आपका तीसरा सब्जेक्ट, क्वांट रीजनिंग के अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट है दैट इज़ योर इंग्लिश, इनकी आप क्या करें, इनकी आप प्रैक्टिस करें, है ना। और इनकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप लगाने लगें अब मॉक। नाउ इज़ द टाइम दैट यू शुड बी राइटिंग मॉक, और जितने आप मॉक लगाएंगे, मॉक फॉलोड बाय द एनालिसिस, यानी कि आप एनालिसिस में ये चेक कीजिए कि हम कहाँ पे और बेटर कर सकते हैं, किस जगह पे हम ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, वी आर गिविंग मोर टाइम टू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, और कहाँ पे हम टाइम भी लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा, और हमने जो आंसर मार्क किया उसकी वजह से नेगेटिव भी हो रहा है। तो यहाँ पे इस एनालिसिस में आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस जो है वो एनालाइज कीजिए, और उनको एनालाइज करने के बाद अकॉर्डिंगली आप अगले टेस्ट को, अगले मॉक को और बेहतर तरीके से परफॉर्म कीजिए। तो कोशिश करें कि अब जो आपके पास 5 to 7 डेज़ का टाइम है, इस 5 to 7 डेज़ के टाइम में एटलीस्ट, इस 5 to 7 डेज़ के टाइम में एटलीस्ट ट्राई टू राइट अराउंड एंड अराउंड आप 4 मॉक्स आपके लिए लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इतने ही मॉक अभी आप कर पाएंगे इस रिमेनिंग टाइम में। आई एम श्योर इफ़ यू हैव बीन अ सिंसियर कैंडिडेट तो आपने ऑलरेडी मॉक लिखे होंगे, लेकिन अगर बाई एनी चांस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी भी वजह से अगर आप नहीं कर पाए हैं, तो अब ये 5-7 डेज़ में जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी न्यू थिंग, कुछ भी नया करने से पहले अब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रेफरेंस होनी चाहिए कि जीए का आप रिवीजन करें, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आप प्रैक्टिस करें, है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आप प्रैक्टिस करें, जीए का आप रिवीजन करें, और इन तीनों में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप मॉक लिखें। अब आपका एजेंडा पहले ये होना चाहिए, इस सब से अगर आपको टाइम मिल जाए फिर आप कुछ और कीजिए, बट ये अब आप छोड़ नहीं सकते, ये स्ट्रैटेजी अब आपको फॉलो करना मैंडेटरी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको इसमें अड्डा 24/7 की कोई भी मदद चाहिए तो उसमें हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कि वी कैन प्रोवाइड यू विद द मॉक्स। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, आप इनको जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर, इसमें 80+ मॉक्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको 80+ टोटल टेस्ट मिले हुए हैं, और इन टेस्ट के एनालिसिस भी होंगे, यानी कि सॉल्यूशन भी होंगे, इनमें सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो आप अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ गलती हुई। और साथ ही साथ ये जो है एक और टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है, ये बाइलिंगुअल है, ये दोनों भाषाओं में है, ये केवल इंग्लिश में है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टेस्ट, जो दोनों सीरीज़ हैं, ये आपकी टेस्ट प्राइम में इंक्लूडेड है। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर आप टेस्ट प्राइम को भी ले सकते हैं। इस टेस्ट प्राइम में आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का तो टेस्ट सीरीज मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ आपको बाकी सभी एग्जाम जैसे IBPS PO SO क्लैरिकल, SBI PO SO क्लैरिकल, और साथ ही साथ रेलवेज के एग्जाम, SSC के एग्जाम्स, और साथ ही साथ रेगुलेटरी बॉडीज़ के भी सभी एग्जाम्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें जो आपकी फ़ीस है, फीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो अगर आप चाहें तो आप टेस्ट प्राइम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हाउ टू अवेल दिस, इसको कैसे आप किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके आपको यहाँ पे ये इस इंटरफेस पे आना है, और इस इंटरफेस में यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा। ऑल कोर्सेज में आप जाके सेलेक्ट कर लीजिए रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड एसओ चैनल, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये बैच। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे आप जाके क्लिक कीजिएगा, ये सारा बैच अवेलेबल है जिसमें क्लासेस आपकी चल रही हैं। ये टेस्ट प्राइम है और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो आपका ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये प्राइम में इंक्लूडेड है, तो आप चाहें तो प्राइम ले सकते हैं जिसमें आपको और बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे, और जो आपकी फ़ीस है वो शायद 100 रुपीज़ का इसमें डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप केवल ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। यहाँ पे जाके आप कीजिएगा बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद आपको यहाँ पे लगा देना है डिस्काउंट कोड, और यहाँ पे कूपन कोड ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। और कूपन कोड जो है वो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, राइट, जस्ट अ सेकेंड, है ना, आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी ये डिस्काउंट कोड चल रहा है, तो वो लगा दीजिएगा Y651,
और ये अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करते ही ये जो आपका फीस है ये 167 हो जाता है ये, और तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा ये अप्लाई करने पर, ठीक है। सो यूज़ द कोड Y651, ओके, एंड उसके बाद आप पे करके आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप एक क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी कि 5-6 डेज़ का टाइम हमें कैसे यूटिलाइज करना है। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।